मुंबई, एक 15 साल का लड़का, घर की हालत ऐसी कि पढ़ाई और कमाई दोनों साथ साथ करनी पड़ती थी। कभी डेटा एंट्री का काम, कभी एक छोटा साइबर कैफे चलाना, तो कभी कुछ पैसों के लिए फ्रीलांसिंग प्रोग्रामिंग करना। फिर कॉलेज आया और फिर उसने जो सब्जेक्ट चुना और उसे सुनकर आज के इंडियन पेरेंट्स चौंक जाएंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट था फिलोसॉफी का, यानी दर्शन शास्त्र। वही सब्जेक्ट जिसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि बेटा इस सब्जेक्ट से तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती। अब ये पूरा सीन है, ये याद रखना। अब बात करते हैं दूसरे सीन की। साल 2026, जगह मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया। वही लड़का अब दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म की कमान संभालने वाला था। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसे 3 अरब से ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और शायद इस वक्त आप भी उसी प्लेटफॉर्म पर चैट करते हैं, जिसका नाम है व्हाट्सएप। जी हाँ, कभी डेटा एंट्री करने वाला, कभी फिलोसॉफी पढ़ने वाला और कॉलेज छोड़ देने वाला वही लड़का आज व्हाट्सएप का ग्लोबल हेड बन चुका है। जैसे ये खबर आई, पूरा इंडियन इकोसिस्टम एक ही बात करने लगा, ये है इंडिया का प्राउड मोमेंट। तो आज इस वीडियो में हम 3 चीजों पे बात करेंगे। पहली चीज, कुणाल शाह की पूरी कहानी, एक डेटा एंट्री ऑपरेटर से लेकर व्हाट्सएप के ग्लोबल हेड बनने का सफर। और यकीन मानिए, ये सफर इतना सीधा नहीं है जितना आमतौर पे लोग देखते हैं। और दूसरी है वो डील जिसमें मेटा ने 8,550 करोड़ खर्च किए। आखिर एक मैसेजिंग ऐप को चलाने के लिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों किया गया, और ये पैसा असल में किस चीज पे लगाया गया। और तीसरी बात, इस पूरी कहानी का सबसे अनकंफर्टेबल सवाल, जिसे लोग प्राउड मोमेंट के शोर में नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या एक फाउंडर का अपनी कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी का ग्लोबल हेड बन जाना वाकई उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, या फिर इसके पीछे भी कोई कहानी छुपी है? कुणाल शाह की कहानी समझने के लिए हमें उनकी कंपनी नहीं बल्कि उनकी सोच को समझना पड़ेगा। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा, जब आपने कभी पैसे नहीं देखे होते तो आपके लिए पैसे की वैल्यू ये नहीं है कि आप उस पैसे से क्या खरीद सकते हैं, बल्कि उस पैसे की कीमत ये होती है कि आप उस पैसे से कितने लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। कुणाल शाह की ये सोच पर ही व्हाट्सएप ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। दरअसल बचपन के दौरान कुणाल की फैमिली फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी, और इसी वजह से सिर्फ 15 साल की उम्र में ही उन्होंने कमाना शुरू कर दिया। दिन में काम और साथ में पढ़ाई। मुंबई के विल्सन कॉलेज से उन्होंने फिलोसॉफी पढ़ी। बाद में उन्होंने पार्ट टाइम एमबीए भी शुरू किया, लेकिन वो एमबीए उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया। और यहीं से शुरू होता है एक पैटर्न जो आपको उनकी पूरी जर्नी में दिखाई देगा। कुणाल शाह एक टिपिकल स्टार्टअप फाउंडर नहीं है, क्योंकि स्टार्टअप्स के फाउंडर ज्यादातर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, आईआईटी, आईआईएम या कंप्यूटर साइंस से आते हैं। लेकिन कुणाल शाह का बैकग्राउंड था फिलोसॉफी। शायद इसी वजह से वो प्रोडक्ट्स को टेक्नोलॉजी की नजर से कम और ह्यूमन साइकोलॉजी की नजर से ज्यादा देख रहे थे। अब आते हैं उनके पहले स्टार्टअप पर। साल 2009 उन्होंने एक कंपनी शुरू की जिसका नाम था पैसाबैक। आइडिया था रिटेल के लिए कैशबैक और डिस्काउंट प्लेटफॉर्म बनाना, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट उनका ज्यादा चला नहीं। तब उन्होंने इस आइडिया को पूरी तरह से बदलकर 2010 में संदीप टंडन के साथ मिलकर एक नया स्टार्टअप शुरू किया जिसका नाम था फ्रीचार्ज। अगर आपने 2012 या 13 में मोबाइल रिचार्ज किया होगा तो शायद आपने भी फ्रीचार्ज का इस्तेमाल कभी ना कभी किया ही होगा। रिचार्ज करो और बदले में कूपन पाओ। आइडिया बेहद सिंपल था, लेकिन जो टाइमिंग थी वो एकदम परफेक्ट थी, क्योंकि उस दौरान इंडिया में डिजिटल पेमेंट की शुरुआत हो रही थी और फ्रीचार्ज उसी वेव पर सवार कर गया। नतीजा 2015 में स्नैपडील ने फ्रीचार्ज को करीब 2800 करोड़ में खरीद लिया, और उस दौरान स्टार्टअप्स के लिए यह सबसे बड़ा एग्जिट था। लेकिन यही एक डिटेल है जो ज्यादातर लोग भूल जाते हैं। फ्रीचार्ज की कहानी हैप्पी एंडिंग नहीं थी, क्योंकि सिर्फ 2 साल के बाद 2017 में एक्सिस बैंक ने फ्रीचार्ज को खरीद लिया, और वो भी लगभग $60 मिलियन में। यानी जिस कंपनी की वैल्यूएशन 400 मिलियन थी, उसकी कीमत बुरी तरह से गिर चुकी थी। अब इस डिटेल को याद रखना, क्योंकि कुणाल शाह की ये कहानी में वैल्यूएशन ऊपर जाना और फिर नीचे आना ये बार बार होने वाला है। फ्रीचार्ज को बेचने के बाद उन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज की, उन्होंने 200 से ज्यादा स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया। रेजर पे, अनअकैडमी, भारत पे और भी बड़ी बड़ी कंपनीज उनके पोर्टफोलियो का हिस्सा बनी। लेकिन वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए फेमस नहीं हुए, उन्हें फेमस बनाया था उनकी सोच ने। उन्होंने एक थियोरी दी थी जिसे आज भी स्टार्टअप फाउंडर कोट करते हैं, डेल्टा 4 थियोरी। इसका मतलब बहुत सिंपल है, अगर आपका प्रोडक्ट मौजूदा सॉल्यूशन से कम 4 गुना बेहतर नहीं है तो लोग अपनी पुरानी आदत नहीं बदलेंगे और आपका प्लेटफॉर्म भी यूज नहीं करेंगे। फिर ईयर 2018 में कुणाल ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला
और वो था क्रेड। क्रेड का आइडिया जितना सिंपल था उतना ही कंट्रोवर्शियल भी था। एक ऐसी ऐप जो आपको क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर भरने के लिए रिवॉर्ड देगा। लेकिन सबसे अलग बात थी कि ये ऐप हर किसी को नहीं मिल सकती थी, क्योंकि क्रेड को ज्वाइन करने के लिए आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो अच्छा होना जरूरी था। यानी एक ब्रांड की पोजीशनिंग एक मैसेज पर थी, नॉट एवरीवन गेट इट, हर कोई इसका हिस्सा नहीं बन सकता था। और इसी एक्सक्लूसिव ने क्रेड को दो सबसे बड़ी चीज दी। पहली, प्रीमियम ब्रांड इमेज, और दूसरी बेहद वैल्यूएबल यूजर बेस। ऐसे यूजर जो फाइनेंशियली एक्टिव है, जिसके पास स्पेंडिंग पावर है और जिनकी फाइनेंशियल प्रोफाइल बहुत अच्छी है। किसी भी फिनटेक कंपनी के लिए ये सोने की खान से कम नहीं था, क्योंकि हर फिनटेक कंपनी ऐसे यूजर्स को तलाशती है। धीरे धीरे क्रेड सिर्फ बिल पेमेंट एप्स नहीं, बल्कि यूपीआई आया, लेंडिंग आई, इंश्योरेंस आया, वेल्थ मैनेजमेंट आया, और देखते ही देखते क्रेड एक कंप्लीट फाइनेंशियल इकोसिस्टम बन गया। और इसी दौरान एक चीज लगातार बढ़ रही थी, वो थी क्रेड की वैल्यूएशन। 2022 तक ये करीब 6.4 बिलियन तक पहुंच चुकी थी। अगर ये ऊपर से देखे तो ये परफेक्ट स्टार्टअप स्टोरी है, लेकिन जैसा हर बड़ी कहानी में होता है, असली कहानी हमेशा सरफेस के नीचे छिपी होती है। अब आते हैं 22 जून 2026 पर, वो दिन जब पूरी दुनिया ने एक नया मोड़ लिया। मेटा यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी, इन्होंने एक साथ दो बड़े ऐलान किए। पहला, मेटा क्रेड में $900 मिलियन यानी करीब 8,550 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी। इस डील के बाद मेटा के पास क्रेड की लगभग 20% हिस्सेदारी होगी और क्रेड की वैल्यूएशन पहुंच जाएगी $4.5 बिलियन। लेकिन जो दूसरा ऐलान था वो भी सबसे बड़ा था। कुणाल अब क्रेड छोड़कर व्हाट्सएप के ग्लोबल हेड बनने जा रहे थे, और यहीं से पूरी दुनिया की नजर इस डील पर टिक गई। अब इस डील को जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि असल खेल वैल्यूएशन का नहीं बल्कि स्ट्रक्चर का है। ये पूरे $900 मिलियन सिर्फ क्रेड में नहीं जा रहे थे, करीब $450 मिलियन कंपनी के ग्रोथ के लिए, और बाकी बचे $450 मिलियन पुराने इन्वेस्टर के शेयर को खरीदने में या इनको कैश आउट करने के लिए चला गया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात अभी भी बाकी है। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद मेटा ने बोर्ड की सीट नहीं ली, और क्रेड के यूजर्स का डेटा भी मेटा को नहीं मिलेगा। तो फिर मेटा ने खरीदा क्या? यही सवाल इस पूरी कहानी की असली चाबी है। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि कुणाल शाह तक ये ऑफर पहुंचा कैसे। कहानी शुरू होती है फोन कॉल से। मेटा के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर क्रिस कॉक्स इस साल की शुरुआत में इंडिया, ब्राजील, मैक्सिको के कई फाउंडर से बातचीत कर रहे थे। मकसद था कि व्हाट्सएप का अगला चैप्टर कैसा होना चाहिए, उसे चलाने वाला लीडर कैसा होना चाहिए। और उसी दौरान उनकी बात होती है कुणाल शाह से। कॉक्स के मुताबिक कुणाल शाह के जवाब इतने अलग थे कि कॉल खत्म होने से पहले उन्होंने एक सवाल पूछा, अगर ये काम आप ही करो तो? यानी जो कॉल एडवाइस के लिए शुरू हुई थी वो अब जॉब ऑफर में बदल गई थी। इसके बाद करीब 3 महीने तक डिस्कशन चलते रहे। कुणाल कई बार कैलिफोर्निया भी गए, मेटा की जो सीनियर लीडरशिप थी उनसे भी मिले, और एक बार खुद मार्क जुकरबर्ग के साथ भी उनकी मीटिंग फिक्स हुई थी। और बाद में जुकरबर्ग ने पब्लिक पोस्ट में लिखा कि कुणाल शाह में बिल्डर मेंटालिटी है, यानी जीरो से कुछ बड़ा करने की क्षमता। और शायद व्हाट्सएप को भी अगले फेज में यही चीज की जरूरत थी। जिस इंसान की कुणाल शाह जगह लेने जा रहे हैं वो है विल कैथकार्ट, जिन्होंने लगभग व्हाट्सएप को 7 साल तक लीड किया, जिन्होंने अपने टेन्योर में व्हाट्सएप के 1.5 बिलियन यूजर्स को 3 बिलियन यूजर्स तक लेकर आए। अब विलियम मेटा के एआई प्रोडक्ट पर ध्यान देंगे और व्हाट्सएप को संभालेंगे कुणाल शाह। अगर ये स्टोरी को ऊपर से देखा जाए तो ये एक इंडियन एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत बड़ी ड्रीम स्टोरी है। मुंबई का एक लड़का अब मेनलो पार्क में बैठकर दुनिया की सबसे बड़ी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को चलाएगा। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह भी है, जो डील बाहर से सिंपल दिखाई देती है वो अंदर से बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अब सबसे बड़ा सवाल, मेटा ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आखिरकार किया क्यों? 8,550 करोड़ जितना इन्वेस्टमेंट करके भी व्हाट्सएप ने अपने प्लेटफॉर्म की कमान एक इंडियन फाउंडर को क्यों दी? इसका जवाब छुपा है एक ऐसे नंबर में जो आपको हैरान कर देगा। भारत में 50 करोड़ से भी ज्यादा लोग व्हाट्सएप को इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो लगभग तय है कि आपके पास व्हाट्सएप होगा ही होगा। लेकिन व्हाट्सएप के अंदर एक और छोटी प्रोडक्ट है, वो है व्हाट्सएप पे। और मई 2026 तक पूरे यूपीआई मार्केट में उसका शेयर का हिस्सा है सिर्फ 0.65%। सोचे, जिस व्हाट्सएप को 50 करोड़ यूजर्स यूज करते हैं लेकिन पेमेंट्स के लिए 1% भी यूज नहीं करते। दूसरी तरफ फोन पे ने 46% और गूगल पे ने 32% मार्केट कैप्चर करके रखा है। यहाँ तक कि छोटे मोटे प्लेयर्स भी व्हाट्सएप पे से कहीं आगे है। यानी रीच सबसे ज्यादा लेकिन रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी लगभग ना के बराबर। और यही मेटा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब सवाल यह है कि ऐसा व्हाट्सएप के साथ हुआ क्यों? क्योंकि जब फोन पे और गूगल पे मार्केट में आ चुके थे, ऊपर से एनपीसीआई ने शुरुआती सालों में व्हाट्सएप पे यूजर पर लिमिट लगा दी थी। जब तक ये रेस्ट्रिक्शन हटे
तब तक मार्केट किसी और के नाम हो चुका था। और यही होती है एंट्री कुणाल शाह की। मेटा को कोडर नहीं चाहिए था, मेटा को चाहिए था एक ऐसा इंसान जो इंडिया को समझता हो, और वो समझता हो कि भारत के लोग पैसे खर्चते कैसे हैं और अपनी आदत बदलते कैसे हैं। और यही कुणाल शाह की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। उन्होंने पूरी जिंदगी टेक्नोलॉजी को नहीं बल्कि ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ा है। अब याद कीजिए, मैंने शुरुआत में एक बात बताई थी कि मेटा ने 8,550 करोड़ इन्वेस्ट किए, लेकिन ना बोर्ड की सीट ली ना क्रेड का डेटा लिया। तो फिर मेटा खरीद क्या रहा था? मेटा खरीद रहा था भारतीय लोगों को पहचानने वाला इंसान जो कुणाल शाह था। एक तरह से अगर देखे तो ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये दुनिया की सबसे महंगी हायरिंग है। क्योंकि मेटा का सपना सिर्फ व्हाट्सएप को चलाना नहीं है, बल्कि मेटा चाहता है कि व्हाट्सएप चाइना की वीचैट की तरह सुपर ऐप बने, जहां चैट भी हो, पेमेंट भी हो, शॉपिंग भी हो, इंश्योरेंस भी हो और इन्वेस्टमेंट भी हो, यानी आपकी पूरी डिजिटल लाइफ एक प्लेटफॉर्म पर। और भारत इस स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा बैटलफील्ड है। याद कीजिए 2020 में मेटा ने जियो प्लेटफॉर्म में $5.7 बिलियन लगाए थे, अब क्रेड में $900 मिलियन, यानी मेटा का इंडिया पर दाव लगातार बढ़ते जा रहा है। लेकिन यहीं से कहानी पलट जाती है। पूरा देश कह रहा है कि प्राउड मोमेंट, एक इंडियन व्हाट्सएप का ग्लोबल हिट बन गया है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, शायद किसी ने नहीं पूछा, क्या एक इंडियन फाउंडर अपनी कंपनी छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में जॉब करने जाए, ये उसकी सबसे बड़ी जीत है, या हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम की एक इनविजिबल सीलिंग जहां आखिर में दुनिया का सबसे बड़ा एम्बिशन सिलिकॉन वैली में ही जाके रुकता है? और इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। अब यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि 3 बिलियन यूजर्स का प्लेटफॉर्म चलाना अपनी कंपनी चलाने से कहीं ज्यादा इंपैक्टफुल बात है, और वो गलत भी नहीं होगी। लेकिन दूसरा सवाल उतना ही सही है, और यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी आयरनी। याद रखिए कुणाल शाह की डेल्टा 4 थियरी, लोग अपनी आदत तब तक नहीं बदलेंगे जब तक नया प्रोडक्ट 4 गुना बेहतर ना हो। अब यही चैलेंज उनके सामने भी आ गई है। व्हाट्सएप पे पर 0.65%, मतलब 1% से भी कम लोग यूज करते हैं। अब व्हाट्सएप पर 4 गुना बेहतर यूजर कैसे लाया जाए, ये सोचने की जिम्मेदारी कुणाल शाह की है। अगर देखा जाए तो क्रेड का यूपीआई मार्केट भी सिर्फ 0.68% है, यानी जिस प्रॉब्लम को वो अपनी कंपनी के लिए सॉल्व नहीं कर पाए, वो प्रॉब्लम अब दुनिया की सबसे बड़ी मैसेजिंग ऐप यानी व्हाट्सएप के लिए कैसे सॉल्व होगी। हाँ, एक उम्मीद जरूर है, अगर एनपीसीआई का 30% मार्केट कैप वाला रूल लागू होता है तो फोन पे और गूगल पे ग्रोथ सीमित हो सकती है और व्हाट्सएप पे को एक बड़ा मौका मिल सकता है। लेकिन सिर्फ रेगुलेशन किसी प्रोडक्ट को विनर नहीं बना सकती। आखिर में लोग वही ऐप इस्तेमाल करते हैं जिसकी आदत उन्हें पहले से पड़ चुकी है। इसीलिए कुणाल शाह की नई जर्नी कोई गारंटेड सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट है। पर एक बात तय है, 15 साल की उम्र में डेटा एंट्री करने वाला लड़का आज दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म की कमान संभालने जा रहा है। ये अपने आप में एक नई बात है। लेकिन मेरे हिसाब से इस कहानी का असली सवाल फाउंडर वर्सेस एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या कुणाल शाह मेटा को बदलेंगे या फिर मेटा खुद कुणाल शाह को बदल देगा। और इस सवाल का जवाब आने वाले 2 साल में पूरी दुनिया देखेगी। जय हिंद।